नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जो प्रयागराज से है, जहां पर पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। यहां घूरपुर थाने की पुलिस ने किसानों की सब्जियों को सरकारी गाड़ी से कुचल दिया। ये वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है। घूरपुर बाजार में साप्ताहिक सब्जी मंडी लगी थी, तभी कुछ पुलिसकर्मी ने सरकारी गाड़ी से किसानों की सारी फसल को कुचल दिया, जिससे दुकानदारों में अफरा तफरी दिखी। पुलिस की इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने तुरंत मामले का संज्ञान लेते हुए एसआई सुमित आनंद को लाइन हाजिर कर दिया है और उनके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे आशिक की जमकर पिटाई कर दी गई। ग्रामीणों ने युवक को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटा। लाठी डंडों से सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। आगरा में खड़े स्कूटर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला थाना हरिपर्वत क्षेत्र के संजय पैलेस का है, जहां पर बैंक के बाहर एक स्कूटर खड़ा था। खड़े स्कूटर में अचानक से आग लग गई और लपटें उठनी शुरू हो गईं। थोड़ी देर में स्कूटर धू धू कर जलने लगा। स्कूटर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्कत के बाद स्कूटर में लगी आग पर काबू पाया। स्कूटर में आग कैसे लगी, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, एक दुकान के बाहर ये स्कूटर सड़क पर खड़ा हुआ है। अचानक से इसमें चिंगारी उठती है, आग लगती है और फिर देखते ही देखते पूरा का पूरा स्कूटर जल जाता है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि स्कूटर में आग कैसे लगी। अंबेडकर नगर में ग्रामीणों ने पुलिस को लाठी डंडों से खदेड़ दिया। ये लोग गांव में सड़क उखाड़ रहे थे। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर पुलिस की घेराबंदी कर दी। उन्होंने पुलिस पर घूसखोरी का आरोप लगाया और बदसलूकी की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और पुलिस की मिलीभगत से खतियानी की जमीन से जबरन रास्ता निकलवाने की कोशिश हो रही है। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। और पीसीएस प्री की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि यूपीएससी ने एग्जाम की तारीख की घोषणा कर दी है। यूपीपीएससी सिविल सर्विस प्री परीक्षा 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद सिविल सर्विस का प्री एग्जाम सफल होने के बाद उम्मीदवारों के लिए सिविल सर्विस मेन एग्जाम 8 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तमाम प्रतियोगी छात्र जो कि पीसीएस परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते परीक्षा टाल दी गई है, उनके लिए बड़ी खबर सामने आई है। अपडेट जो सामने आया है लोक सेवा आयोग की तरफ से, वो हम आपको बता रहे हैं। सिविल सर्विस प्री परीक्षा को लेकर तारीख की घोषणा कर दी गई है। 4 अक्टूबर को ये परीक्षा होगी। इसके बाद जो लोग प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, उनके लिए मेन एग्ज़ाम की तारीख जो तय की गई है, उसकी भी घोषणा लोक सेवा आयोग की तरफ से कर दी गई है। अब आपको यूपी का कोरोना अपडेट दे देते हैं। यूपी में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3828 है। हर रोज केस बढ़ रहे हैं। आज की बात करें तो कानपुर में सबसे अधिक 57 केस सामने आए हैं। आजमगढ़ में 16 नए मामले सामने आए हैं। कन्नौज में 10 केस मिले हैं। कुशीनगर में भी 10 केस सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना बम फूटा है। यहाँ पर एक साथ 10 केस सामने आए। सबसे ज़्यादा, जैसा कि हमने आपको बताया, कानपुर में मामले सामने आए हैं। यहाँ पर आज के दिन 57 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर से हमारे संवाददाता अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी है? अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज कोरोना का महाबम कानपुर में फूटा है, जिसने अधिकारियों के खुद होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इतने दिन से लगातार जब से कोरोना का कहर चला है, एक साथ इतने मरीज कभी सामने नहीं आए, कभी इतनी रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव नहीं आई, जिसके बाद हड़कंप मचा है। टोटल 57 केसेस आए। अगर टोटल केसेस की बात की जाए अब तक के, तो 495 हो चुके हैं। हालांकि 310 लोग रिकवर भी हुए। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 171 है और डेथ टोल कल तक 13 था, आज एक और मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 नए लोकल
इसमें जुड़ी हैं, चाहे इसमें हम शिवनगर की बात करें, बर्रा की बात करें, डिप्टी पड़ाव करें, चमनगंज की बात करें, गुजैनी, ककवन, टिकरा, सुजातगंज, पोखरपुर, मछरिया, कल्याणपुर, डफरिन अस्पताल और यहां तक कि सबसे बड़ा शॉपिंग एरिया नवीन मार्केट, पोखरपुर और मियादपुर, ऐसे तमाम क्षेत्र नए नए जुड़ते चले आ रहे हैं जो प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ये हाल तब है जबकि अभी पूरी तरीके से टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये उन लोकेलिटीज में हो रहा है जहां जहां एक एक करके केसेस उभर के सामने आ रहे हैं। पहले जमातियों की एक आफत बन गए थे, अब वो लोग आफत बन गए हैं जो दूसरे क्षेत्रों से प्रवासी यहाँ कानपुर में आके रुके हैं और ग्रामीण अंचल भी इसमें पूरी तरीके से अफेक्टेड हुआ। अभी तक ग्रामीण अंचल अफेक्टेड नहीं था, अब जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं और कानपुर के आज 15 क्षेत्र एक साथ अफेक्टेड हुए जो चिंता का विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। जी अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लखनऊ के थाना जीआरपी चारबाग पर नियुक्त आरक्षी अवधेश कुमार मौर्य ने कोरोना को मात दे दी है। स्वस्थ होने पर आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया और स्वस्थ होने की बधाई दी। कोरोना महामारी के दौरान लोग अपने घरों में रहकर वायरस से जंग लड़ रहे हैं, वहीं पुलिसकर्मी सड़कों पर जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए ट्रांसपेरेंट पीपीई किट तैयार की गई है। ये किट उत्तर प्रदेश में झांसी पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए बनवाई है। ये वॉशेबल और वाटरप्रूफ भी है। पीपीई किट को ट्रांसपेरेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि ऑन फील्ड रहने वाले पुलिसकर्मियों का यूनिफॉर्म दिखना जरूरी है। से 3-4 फायदा है। सबसे पहले तो हमारा कर्मचारी या अधिकारी जहाँ भी खास करके सेंसिटिव ड्यूटी जहाँ लगे है, हॉटस्पॉट एरिया, क्वारंटाइन, मेडिकल कॉलेज या दबिश पे जाना है, वहाँ संपर्क में आने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ायदा है ये ट्रांसपेरेंट है ताकि हमारा अंदर से हमारे विभाग का आइडेंटिटी भी बना रहेगा ताकि जनता में भी ये पहचान हो कि पुलिस वाले ड्यूटी कर रहे। तीसरा है आने वाला बारिश के मौसम है तो एज ए रेन कोट भी ये काम कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये रीयूजेबल है। इसका मतलब पूरे दिन यूज़ करने के बाद इसको घर में जाके फिर वॉश करके दोबारा पुलिस को ग्रसित होने से बचाने के लिए झांसी पुलिस ने अब एक नायाब तरीका खोज निकाला है। इस बार ट्रांसपेरेंट पीपी किट तैयार की गई है जो हॉट स्पॉट इलाके में पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। इस समय देखिए हॉट स्पॉट इलाका है जहाँ पे डीएम, जहाँ पे एसएसपी अपने मातों के साथ पूरा हॉट स्पॉट इलाके का दौरा कर रहे हैं, जिसमें पीपी किट उन्होंने पहन रखी है ट्रांसपेरेंट। ये वो पीपी किट है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसमें पूरी तरह से वर्दी नज़र आ रही है। ऐसे में हॉट स्पॉट इलाके में यहाँ पे जो भी मुआयना करना है वो फिलहाल पुलिस के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और साथ ही साथ पुलिस और जनता में हॉट स्पॉट इलाके में सामंजस्य काफ़ी अच्छा बैठेगा। तो फिलहाल न्यूज़ 18 देश में पहली ट्रांसपेरेंट पीपी किट दिखा रहा है जिसको झांसी पुलिस के एसएसपी समेत तमाम उनके मातहतों ने पहना है और हॉट स्पॉट इलाके में फिलहाल वो दौरा कर रहे हैं। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18 झांसी। मेरठ के सुभारती अस्पताल ने एक कानूनगो रजिस्ट्रार को जीवनदान दिया है। दरअसल कानूनगो रजिस्ट्रार स्नेह तिवारी जब छत्रपति शिवाजी सुभारती अस्पताल आए थे तो उनकी हालत गंभीर थी। उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उन्हें यहाँ पर ऐसा ट्रीटमेंट मिला कि जिससे वो कोरोना को मात देने में कामयाब हो गए और पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर लौट आए। सुभारती अस्पताल के चिकित्सा उपाधीक्षक डॉक्टर कृष्णामूर्ति की अगुवाई में डॉक्टर ईमा चौधरी, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक कुमार, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जैसे डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। कोरोना को मात देने वाले स्नेह तिवारी और उनका परिवार अब इन डॉक्टर्स का आभार व्यक्त कर रहा है। हम हर तरह से सुभारती परिवार के साथ हैं। ये बधाई पत्र मैं सुभारती परिवार को देना चाहता हूँ। तरीके से स्वस्थ हो जाए। अच्छा, सुभारती में रह के कैसा लगा है आपको? सुभारती और जहाँ जहाँ भी प्रशासन की दवाइयों की उपलब्धता थी सभी ने बड़ा पूरा तन मन से पूरा सहयोग किया। जी, आप इसी स्थिति में हूँ जी, यहाँ बैठा हूँ। आप वेंटिलेटर पे भी रहे हो? जी हाँ। वेंटिलेटर पे डॉक्टर देखने आते थे तुम्हें? बिल्कुल। और स्पेशल बाकी तो स्टाफ था जो कि स्टाफ मेरे बारे में ही लगा रहता था। जी, और स्टाफ से कोई दिक्कत आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। डॉक्टर टाइम से देखने आते थे आपको? बढ़िया टाइम से देखने आते थे। खाना आपको दिया? अच्छा, बढ़िया, जो मैंने मांगा क्या चाहिए खाने का वही मिला। जी, अब आप बिल्कुल फिट हो? मैं ठीक हूँ।
और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 पर देखिए चीन पर देश का मूड रात 8:27 पर। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला महीनों से 25 स्कूलों में काम कर रही थी और डिजिटल डेटाबेस होने के बाद भी 1 करोड़ रुपए का वेतन निकालने में कामयाब हो गई। ये नामुमकिन सा लग सकता है, लेकिन सच यही है। वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विज्ञान की टीचर थी और अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर, प्रयागराज जैसे जिलों के कई स्कूलों में एक साथ काम कर रही थी। ये खुलासा तब हुआ जब डेटाबेस तैयार किया गया, जिससे पता चला कि अनामिका शुक्ला एक ही पर्सनल डिटेल्स के साथ 25 स्कूलों में पढ़ाने का काम करती हैं। अब सोचिए, एक तो शिक्षा विभाग के साथ धोखा किया जा रहा था, दूसरा बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा था। सवाल ये है कि एक टीचर एक साथ 25 स्कूलों में कैसे पढ़ाती रही होंगी। ऐसे में उन स्कूलों के प्रिंसिपल और सहयोगी टीचर्स की मिलीभगत की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे पूरा नेक्सस काम करता रहा होगा। तभी एक टीचर 1 करोड़ रुपए का वेतन उठाने में कामयाब हो पाई। और ये सिलसिला 1-2 महीने तक का नहीं है, बल्कि पूरे 13 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वहीं इस पूरे मामले पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि जांच हो रही है, जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले की गहन जांच हो रही है। जिस शिक्षिका का अभिलेख है और जिसका अभिलेखों का इस्तेमाल अन्य शिक्षिकाओं ने किया है, सबके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने, FIR दर्ज कराने के आदेश दिए जा रहे हैं। और जिन अधिकारियों को इसकी निगरानी करनी होती है, जो लोग अभिलेखों की जांच करते हैं जब किसी की नियुक्ति होती है, उसके संबंध में भी जो लोग जिम्मेदार हैं, उन सबकी भूमिका की जांच करके सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और 8 जून के लिए केंद्र की गाइडलाइंस आ गई हैं। रेस्टोरेंट, मॉल्स और मंदिर खुल रहे हैं। रेस्टोरेंट में 50% बैठने की व्यवस्था होगी। मॉल्स में हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा। पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों पर ही खड़े होना होगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 8 जून से जो छूट मिलने वाली है रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थलों को लेकर, उसके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी मॉल्स में। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर जाने से पहले हाथ पैर धोना भी अनिवार्य होगा। और उसके बाहर जो निशान लगाया जाएगा, पर्याप्त दूरी के हिसाब से उस निशान पर ही खड़े होना होगा। होटल और रेस्टोरेंट में 50% लोग ही एक वक्त पर बैठ पाएंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। तो 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की परमिशन जिला प्रशासन की तरफ से दे दी गई है, लेकिन गाइडलाइंस का किस तरीके से मंदिर और मस्जिदों में पालन होगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब ने लखनऊ के मनकामेश्वर का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ के सभी धार्मिक स्थलों को खोले जाने की इजाजत जिला प्रशासन की तरफ से दे दी गई है। इसके लिए प्रॉपरली एक गाइडलाइन बनाई गई है, जिसको फॉलो करना सभी धार्मिक स्थलों के जिम्मेदारों को अनिवार्य होगा। मंदिर, मस्जिदों को खोलने जाने की अनुमति के साथ ही इन सभी परिसरों को सैनिटाइज कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा मंदिरों में जो घंटे लगे रहते थे, उसे भी हटाने की बात कही गई है, यानी कि कोई भी श्रद्धालु घंटा नहीं बजा सकेगा। इस बात को भी लिखित तौर पर कहा गया है। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में हम आपको ले आए हैं, जहां पर बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की आम दिनों में होती है। तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी जी हैं। महंत जी, सोमवार से खुलने जा रहे हैं मंदिर, गाइडलाइन किस तरीके से फॉलो कराएंगी, क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जो हम लोग ने सोच कर रखा था कि गणेश द्वार से जो मेन मुख्य द्वार है, वहाँ तक पब्लिक को हम लोग 2-2 गज की जो राउंड होंगे उन पे बना के खड़ा करेंगे। और अंदर आते आते जो मुख्य द्वार है, वहाँ से भी गर्भगृह के मुख्य द्वार तक भी हम लोग गोलों के द्वारा उनको अंदर प्रविष्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि गर्भगृह या कोई भी विग्रह को स्पर्श नहीं करें। एक पाइपलाइन हम लोग देंगे, जो बाहर से वो लोग जल डालेंगे तो अंदर भोलेनाथ पे जाएगा। तो नियम कानूनों को बनाने के साथ ही उसके इम्प्लीमेंटेशन की भी जिम्मेदारी आला अफसरानों पर है। और उनको धार्मिक स्थलों पर खोले जाने से पहले वहां पर साफ सफाई, वहां पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराना होगा, यह उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन सरबजीत के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और सीएम योगी का जन्मदिन भी है।
इस मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ में पौधारोपण किया और लोगों से प्रकृति से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण तभी रहेगा जब जीवन बचेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करके ही हम न केवल जीव सृष्टि की रक्षा कर पाएंगे, अपितु एक सुखद और आनंददायक जीवन प्रत्येक जीव जंतु को देने में सफल हो पाएंगे। कोरोना संकट, जो वैश्विक महामारी कोरोना आया है, इसने हमारे सामने आज अनेक ऐसी परिस्थितियां दी हैं और सोचने के लिए प्रत्येक नागरिक को मजबूर किया है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके हम पर्यावरण को जितनी क्षति पहुंचाएंगे उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रियंका गांधी ने अपने दिल्ली आवास पर पौधा लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। उन्होंने इस वीडियो के जरिए संदेश दिया है कि अगर पौधा लगाएंगे तो देश के पर्यावरण को बचाने में योगदान देने का काम करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी पौधा लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। सब्जी विक्रेता के साथ हुई बदसलूकी का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने एसएसपी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सब्जी विक्रेता के हुए नुकसान की भरपाई के भी निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों ने यहां पर किसानों की सब्जियों को कुचल दिया था। हमने इन तस्वीरों को प्रमुखता से दिखाया। सीएम योगी ने हमारी खबर का संज्ञान लिया। उसका दमदार असर यह हुआ कि उन्होंने एसपी को निर्देशित किया है, एसएसपी को, कि पूरे मामले की जांच करें और उसके बाद सब्जी विक्रेताओं का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करें। रिलायंस जियो में एक और बड़ा निवेश हुआ है। अबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी मुबाडाला ने रिलायंस जियो में 9,093 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश से मुबाडाला की जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% की हिस्सेदारी हो गई है। 6 हफ्ते के भीतर जियो में ये 6वां बड़ा निवेश है। 6 हफ्ते में जियो में 87,655 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक, KKR ने अब तक इन्वेस्टमेंट किया है। इस निवेश को लेकर रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो के एक साथ काम करने पर दुनिया में भारत निश्चित तौर पर सबसे बड़ा डिजिटल देश बनने की राह पर चल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि कंपनी को मुबाडाला के अनुभव से फायदा होगा। वहीं मुबाडाला कंपनी के ग्रुप CEO खलादून अल मुबारक ने कहा है कि जियो ने भारत में संचार और कनेक्टिविटी को पहले से बदल दिया है। एक निवेशक और भागीदार के तौर पर हम भारत की डिजिटल विकास यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।